तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मर्जर मेथड के लिए हमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम जो पुरानी शेयर होल्डर है उनको एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर होल्डर एग्री करने, मतलब इक्विटी शेयर होल्ड करने ही पड़ेंगे। और अगर सच शेयर होल्डर शैल बी गिवन परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि सिर्फ उन्हें कैश, मतलब जो उन्हें परचेज कंसिडरेशन मिलेगा वो सिर्फ इक्विटी शेयर ओनली में, इक्विटी शेयर में ही मिलेगा, अदरवाइज और किसी में नहीं मिलेगा। जैसे पुराने में बुक्स ओल्ड, मतलब न्यू बुक्स वाले, मतलब जो नई कंपनियां वो दे देते थे कैश में, इनमें, मतलब सब चीज़ में, लेकिन इसमें नहीं मिल सकते, इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर में मिलेगा मर्जर में। न्यू कंपनी शैल टेक ओवर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन बुक वैल्यू ओनली। जितनी भी न्यू कंपनी होगी वो जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर करेगी वो सिर्फ बुक वैल्यू पे ही होगा। न्यू कंपनी शैल टेक ओवर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी वो ले लेगी। न्यू बिजनेस शैल कैरी सेम बिजनेस, और न्यू बिजनेस जो होगा वो सेम बिजनेस ही कैरी करेगी। ऐसा नहीं है कि ये बना दिया, ये बना दिया, उसका एक्सटर्नल कर दिया, वो ऐसा कुछ नहीं है, सेम बिजनेस ही करेगी। अब एक एग्जांपल से और समझा देती हूँ, मतलब पूरा क्रक्स करें तो जो ओल्ड कंपनी है वो कम से कम, सॉरी न्यू कंपनी है वो 90% शेयर होल्डर स्टेक करनी चाहिए। परचेज कंसिडरेशन सिर्फ इक्विटी शेयर में मिलेगा, बुक वैल्यू पे होगी सारी एसेट्स लाइबिलिटी, सारी टेक ओवर कर लेगी एसेट्स एंड लाइबिलिटी, और सेम बिजनेस होगा। अब हम एंट्रीज पे बात करते हैं मर्जर की पे। सेम है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे सबसे पहले उसमें था बिजनेस, पर न्यू बुक में बिजनेस परचेस अकाउंट था और लिक्विडेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट, तो इसमें सिर्फ मर्जर ऐड कर दिया, बाकी सेम वही है। सारी एसेट्स ले ली, सारी लाइबिलिटीज़ ले ली, और उसके रिजर्व भी ले लिए। जैसे उसमें रिजर्व अलग था ना, उसमें कि वो न्यू रिजर्व बनाना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो वो नहीं बनाना पड़ेगा। एक अमलगमेशन वाला जो वो फेक रिजर्व था वो नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी इसने सारे रिजर्व ले लिए, इसके सेकेंड एंट्री में ही सारी लाइबिलिटी ले ली, सारे रिजर्व ले लिया, और जो बिजनेस मर्जर अकाउंट ओपन किया था वो क्लोज कर दिया। और इसका ये मतलब डेली रूटीन का काम होता है, तो इसका कैपिटल और गुडविल में नहीं जाएगा, इसका सिंपल जर्नलिज्म में चला जाएगा। उसके बाद लिक्विडेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी, जो यहाँ बनाया था उसको कैंसिल करेंगे, और फिर इसका सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल में ही जाएगा, और अगर पैसे कोई प्रीमियम में दे रहा हो तो प्रीमियम में चला जाएगा। सेकंड कॉन्ट्रा एंट्री सेम है, इसमें था जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि जो उसने कैश पेमेंट किए थे, उसके जो ओल्ड कंपनी के खर्चे थे वो पेमेंट किए थे, तो उसमें चला गया था रियलाइजेशन में। लेकिन इसमें सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में चला जाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व को बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस रिजर्व में ऐड कर दिया ये वाला रिजर्व। और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, अगर स्टॉक की उसने कोई पेमेंट, मतलब उसका कोई स्टॉक रह गया हो तो इस सिंपल जनरल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, इजी। बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, अब ये है मेन बात कि बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी कैसे अपनी बुक्स मेंटेन करती है, यानी कंपनी बंद हो गई है, अब इसमें बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी बंद हो रही है, तो अब देखते हैं वो न्यू कंपनी अडेप्ट करेगी तो ये क्या क्या मांगती है। तो सबसे पहला स्टेप, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले स्टेप्स ये है कि जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी है उनको सबसे पहले अकाउंट में सेपरेट कर देते हैं, यानी जो हमारी क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी या किसी भी तरीके की बैलेंस शीट गिवन होगी, तो उसमें जितने भी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटी है सबको अकाउंट में सबसे पहले ऐड कर देना, ये सबसे पहला स्टेप है। तो सबसे पहले क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर होंगे इक्विटी शेयर होल्डर में, यानी चार चीज़ें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट्स, ये इक्विटी शेयर में। कैश में चला जाएगा, और उस क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चला जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में, कैश अकाउंट में चला जाएगा, और बाकी जो बची हुई है यानी सारी एसेट्स, सन्ड्री लाइबिलिटीज़, जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटी वो सारी रियलाइजेशन में चली जाएगी, या फिर कोई और भी खर्चा वो रियलाइजेशन में चला जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि अब हम परचेज यानी रेस करेंगे परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यू कंपनी देगी, यानी डेटर खड़े कर दिया, और रियलाइजेशन यानी कि हमारा फायदा, झूठ मूठ का अकाउंट ओपन कर दिया उन्होंने, यानी न्यू कंपनी नहीं, झूठ मूठ का नहीं, मतलब न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट डेटर बन जाएगी, और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा फायदा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप ये था कि अब परचेज कंसिडरेशन हमें मिल गई है, तो किस तरह मिली है, कैश के थ्रू मिली है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस या डिबेंचर, और ये न्यू कंपनी जो यहाँ बनाई थी ये वाली, ये अब हमने क्लोज कर दी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये होगा डिस्ट्रीब्यूट करने की। सबसे पहले क्या होगा, मतलब सबसे पहले वो
रेस करेगी, उसके बाद मिलेगा उन्हें, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो रेस करने की एंट्री तो आपको पता ही थी कि न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन यानी फ़ायदा हो गया। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन जो हमें मिला है। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिस्ट्रीब्यूट में क्या होगा, शेयर होल्डर को दे सकते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और तो किसी दो को नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो क्या नाम है ओल्ड कंपनी है वो सिर्फ दो लोगों को देगी, यानी शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स में क्या क्या आते हैं, एक तो इक्विटी और एक प्रेफरेंस। अब उनको क्या क्या मिलेगा, या तो कैश या इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, तीन के अलावा तो कुछ और नहीं मिल सकता। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस यानी कि उसने कुछ एक्सपेंस किए हैं, उनको कैसे करेगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी पहले उसने की ओल्ड कंपनी के तो ये खर्चा हो गया, हमारा नुकसान हो गया। अब न्यू कंपनी रिम्बर्स कर देती है उसे, तो रिवर्स कर देंगे एंट्री, यानी हमारा पैसा आ गया। रियलाइजेशन यानी हमारा फ़ायदा हो गया। अब रियलाइज असेट्स एंड पे ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि पुरानी कंपनी की जो लाइबिलिटी थी उनको अब पे करने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन सोल्ड कर दी सबसे पहले, और लाइबिलिटी की बात करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश यानी लाइबिलिटी पे कर दी। अब देखो, जब उसने एसेट्स पे किए हैं, मतलब जो नई कंपनी है विच आर नॉट टेकन ओवर, उसने अभी लिए नहीं है ये वाली चीज़ें, मतलब अभी उन्हें सोल्ड नहीं हुई है कुछ। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम बात आ जाते हैं क्लोज द अकाउंट। अब 7 स्टेप ये है अकाउंट क्लोज कर। सबसे पहले करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट का, जिसका बैलेंस जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद रियलाइजेशन करते हैं उस हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर में। कैश अकाउंट दो तरफ से होता है, अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर, नेगेटिव बैलेंस आएगा तो रियलाइजेशन में जाएगा। उसके सबसे एंड में कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जो कि टैली हो जाएगा। और इजी तरीके से बता दो, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन रियलाइजेशन, कैश और इक्विटी शेयर होल्डर। रियलाइजेशन का बैलेंस जाएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस का रियलाइजेशन में, और कैश का अगर पॉजिटिव आए तो इक्विटी शेयर होल्डर में, और माइनस आए तो रियलाइजेशन में। अब यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिए थे अपने क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि करने से ही आएंगे।